सत्ता की शुरुआत संसद की खबरों से करते हैं, जिसमें आज भी इस बात पर बहस होती रही कि जंतर मंतर पर छात्रों के खिलाफ हुए पुलिस एक्शन पर बहस होगी या नहीं होगी। रोज की तरह संसद की कार्यवाही शुरू हुई, थोड़ी देर हंगामा हुआ, फिर सदन स्थगित कर दी गई। फिर कार्यवाही शुरू हुई, फिर हंगामा हुआ और फिर स्थगन हुआ। ऐसा करते हुए सदन कल तक के लिए स्थगित हो गई। हालांकि इस स्थगन में कुछ बातें ऐसी हुई जिसकी काफी चर्चा है और वो खबर भी बनी है। हमने सत्ता में इस पर विस्तृत कुंजी तैयार की है, लेकिन शुरुआत उस बयान से जिसमें राजनीतिक आग की मात्रा काफी ज्यादा है। पिछले 20 दिनों से लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह पर हमले कर रहे थे। आज गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें सदन में बहस की चुनौती दे दी। यानी अब तक चुनौतियों का जो मामला एक तरफा था, आज सत्ता पक्ष की तरफ से खुद अमित शाह ने चुनौती दी। उन्होंने मीडिया से बात की और ये कहा कि सदन में विपक्ष जिस सवाल का जवाब चाहता है वो देने के लिए तैयार है। अमित शाह की इस चुनौती का जवाब खुद राहुल गांधी ने दिया। उन्होंने कहा कि सदन में उन्हें अमित शाह का लेक्चर नहीं सुनना, पुलिस एक्शन पर जवाब चाहिए। अमित शाह ने सिर्फ मीडिया से अपनी बात नहीं की, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक चिट्ठी भी लिखी। इसमें उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर दोबारा चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा के लिए जितना समय, दिन या घंटे उचित समझें, निर्धारित करें। यानी अब तक जो मामला एक तरफा था वो अब दो तरफा है। लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा? We don't care what he has to say. Okay. First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children? Or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई, अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह has no courage. The Home Minister of India has no courage. He cannot come to the house.
वैसे राजनीतिक आरोपों वाले हमले के बीच लोकसभा ने एफसीआरए संशोधन बिल 2026 को दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इसका विरोध किया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ये बिल जेपीसी में जा रहा है, जिसको जो कहना है वो जेपीसी में कहे। हालांकि मामला खत्म नहीं हुआ और अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाया कि सरकार का हर विधेयक अल्पसंख्यकों के खिलाफ होता है। Sir, this legislation is clearly for targeting NGOs and minority institutions, those who are doing good work. One side, RSS is getting complete donation from the foreign countries. On one side, RSS is getting. On the other side, government is trying to target the minorities and NGOs. The government should withdraw this bill. The government should withdraw this bill. We demand for the withdrawal bill. केसी वेणुगोपाल जी बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं और ये कई दिनों से कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों ने मांग किया है कि ये जेपीसी में भेजा जाए। ये तो कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के लोगों ने भी कहा कुछ प्रमुख बिल्स को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सिलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में रेफर किया जाए। जब हम महत्वपूर्ण बिल को रेफर कर रहे हैं तो इसका आपत्ति है। अगर किसी वेणुगोपाल जी या किसी पार्टी के मेंबर को इस बिल में आपत्तिजनक कोई चीज है या किसी वहां बिंदु पे इसका विरोध है तो जेपीसी में आप अपना मत रख सकते हैं। सभापति महोदय, जो सरकार एफसीआरए ला रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। सभापति महोदय, जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए हो आप? अखिलेश यादव जी तो फिर किरण रिजिजू जी को सुनिए। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूँ। इस एफसीआरए बिल का जो प्रावधान लाया है इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। ये सर सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में। किसी माइनॉरिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। आप चाहते कि विदेश का धन बिना कानून के ऐसा ही देश में ला करके मर्जी खर्चा करने का क्या? दिस कंट्री इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक। देयर शुड बी रूल्स एंड रेगुलेशन। हंगामे वाली कुंजी संसद के अंदर थी तो बाहर तीखे हमले वाली राजनीति हुई। संसद के बाहर प्रियंका गांधी से लेकर पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने एक दूसरे पर खूब हमले किए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष हमारी बात सुनना नहीं चाहता, जबकि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है और अगर चर्चा हुई तो सत्र का समय बढ़ाया जाएगा। गृह मंत्री कह रहे हैं कि वो चर्चा करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष जो है वो आए थे, सदन में आए थे। सदन में कहा उन्होंने आपसे? There was a huge demonstration. The youth of the nation came out, not just in Delhi but all over, in cities all over. They were beaten, they were tear gas, they were shot with pellet guns. In Bihar, an AK-47 was used on them. The government doesn't feel that they owe any answer. They don't owe even a statement as to how did that happen, who ordered it. मैं बहुत निराश हूँ। आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड। जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा दृश्य देख रहा हूँ जहाँ सरकार चर्चा चाहते हैं, सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ऑपोजिशन भाग रहे हैं। सरकार बहस से हटना चाहती है, जवाब नहीं देना चाहती है। जवाब नहीं है उनके पास। हमें तो उम्मीद की 3 बजे आ रहे हैं तो हमने भी अपनी फ्लाइट बदल दी। सोचा 3 बजे हम लोग देख करके सुन करके मिल करके जाएंगे। पता लगा 2 बजे उन्हीं के विभाग का बिल आया था, उसमें भी नहीं थे। जो बात कहते हैं वो करते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये आपकी विश्वसनीयता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अभी भी समय है, आज भी गृह मंत्री जी की इस चुनौती को कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए और सदन के नियमों के अनुरूप
चर्चा के लिए प्रस्ताव देना चाहिए। उस 2 दिन की जब चर्चा हुई जिसमें सभी ने भाग लिया, राहुल जी ने भाग लिया, प्रियंका जी ने भाग लिया, आदरणीय अखिलेश जी ने भाग लिया, भाजपा के काफी नेताओं ने भाग लिया, उन 2 दिन उस चर्चे में अमित शाह जी क्यों नहीं उपस्थित थे? तब क्यों नहीं भाग लिया? छात्रों के मुद्दे पर कल अंतिम दिन है सदन का, आज वो अचानक तैयार हो गए। इसका मतलब जानबूझ के आपने गतिरोध रखा, सदन चलने नहीं दिया। पूरी सरकार इस बात में लगी रही कि हम इसको कितना ज्यादा से ज्यादा टालें, और अब वो कह रहे हैं जब 1 दिन बचा हुआ है, कल खत्म होने वाला है सदन का सत्र, तो अब आप कह रहे हो कि हम स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हैं। इस सब के बीच आज संसद में लुंगीवाला विवाद भी हो गया। सीपीएम के सांसद जॉन ब्रिटास ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी सांसद सुष्मिता देव ने उनके पहनावे पर टिप्पणी की। उन्होंने आरोप ये लगाया कि लुंगीवाला कहकर उन्हें अपमानित किया गया। उन्होंने सुष्मिता देव के बयान के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव नोटिस भी दिया। एक बार देखिए लुंगी वाले विवाद पर क्या हुआ। Said the other day, a honorable member who I hold in high esteem, let me just say, that member came here and was disturbing me when I was fulfilling my obligation as a mover of a statutory resolution. Sir, the verbal duel is okay, we fight each other. But she repeatedly called me lungi wala, lungi wala. My request is, you can call the concerned person, the honorable member, and hear them out. And whatever you decide. I would advise the honorable members should be careful not to hurt the sentiments and the feelings of fellow members. Our culture is unique and it is inclusive of diverse regional cultures. Whatever John Britas has said, certainly we respect every attire of every state, and we respect, we don't call it lungi, it is dhoti, and so please allow Sushmita Dev to speak. सांसद जॉन ब्रिटास की मांग पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई तो संसद परिसर में वो प्रदर्शन करने लगे। उनके साथ कांग्रेस और आप के कई सांसद थे। ये सुष्मिता देव से माफी मांगने की मांग कर रहे थे। Such stereotype usages are made in a derogatory manner and to stereotype people. As such othering process using such a slur is not acceptable, and I feel that the House should take a view on this. That's why I have moved a privilege notice against him. One member from West Bengal very insultingly said lungiwala, lungiwala. This is very much unfortunate in a nation which has got so much of diversity. So this clearly shows the attitude of BJP towards the non-Hindi belt. किसी की वेशभूषा को लेके सवाल उठाना, उसको अपमानित करना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक रिवाज बन गया है। और जिस तरह से हमारे साथी जॉन ब्रिटास जी को, क्योंकि वो लुंगी पहन के सदन में आते हैं, जो साउथ इंडिया का कल्चर है, आप उसको लेके अपमानजनक शब्द सदन के अंदर बोलेंगे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि इस सब के बाद सुष्मिता देव ने राज्यसभा में बयान दिया कि उन्होंने किसी को अपमानित नहीं किया है। अगर जॉन ब्रिटास चाहें तो उनसे इस मुद्दे पर अलग से बात हो सकती है। Sir, I would like to state on record that no message from this house should go that any member wants a division in India, whether culturally or on the basis of religion. Neither I nor any member has ever cast any aspersions on any state's attire. I wanted to put that on record. And honorable member Mr. Britas raised that, and I would like to tell him that I have known him for very long, and if he feels that I need to approach him and say something, sir, I'll be more than happy. जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कैश बरामदगी मामले में जांच समिति की रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पेश कर दी गई। राज्यसभा में महासचिव पीसी मोदी और लोकसभा में महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने जांच समिति की 2 खंडों वाली रिपोर्ट सदन में पेश की।
इस रिपोर्ट में जांच समिति ने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास के स्टोर रूम में बड़ी मात्रा में 500 रुपए मूल्य वर्ग के जले हुए और अर्ध जले नोटों की मौजूदगी के आरोपों को सही माना गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जस्टिस वर्मा ने कैश के सोर्स और स्वामित्व पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आग की घटना के बाद घटनास्थल और उपलब्ध सामग्री को उचित तरीके से सुरक्षित नहीं रखा गया। रिपोर्ट में यह निष्कर्ष नहीं निकाला गया है कि जस्टिस वर्मा ने स्वयं नकदी हटाई। हालांकि घटनास्थल से संबंधित सामग्री के सुरक्षित संरक्षण को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। समिति ने जस्टिस वर्मा द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को अपर्याप्त और असंगत माना। नकदी किसी साजिश के तहत रखे जाने जैसे दावों को पर्याप्त प्रमाण नहीं मिला है। समिति ने जस्टिस यशवंत पर लगे तीनों आरोपों को सही माना है। अब आगे की कार्रवाई संसद को करनी है। जस्टिस यशवंत वर्मा पर जो 3 आरोप सही पाए गए हैं, उसमें पहला आरोप यह है कि जज के आधिकारिक आवास के स्टोर रूम से 500 रुपए के पर्याप्त मात्रा में ऐसे नोट मिले जिनका स्रोत, स्वामित्व और मौजूदगी का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। दूसरा आरोप जो साबित हुआ वो ये है कि महत्वपूर्ण साक्ष्यों को सुरक्षित नहीं रखा गया और स्टोर रूम की स्थिति सीलिंग या निरीक्षण से पहले बदल दी गई, जिससे भौतिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहे। और तीसरा आरोप यह साबित होता है कि जज का स्पष्टीकरण समिति को स्पष्ट, पारदर्शी और संतोषजनक नहीं लगा। समिति ने निष्कर्ष दिया कि तीनों आरोप सिद्ध हुए हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच समिति की रिपोर्ट सामने आने के बाद उन्हें पद से हटाने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने का विकल्प खुला है। सूत्रों के मुताबिक 3 सदस्यीय समिति ने जस्टिस वर्मा पर लगे तीनों आरोपों को सही पाया है और आगे कार्रवाई की सिफारिश की है। हालांकि इस मामले में कानूनी पेच भी है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने 1978 के एक फैसले में यह कहा था कि जज द्वारा राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपना ही पद छोड़ने के लिए पर्याप्त है, उसे अलग से स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। जस्टिस वर्मा इस साल अप्रैल में राष्ट्रपति को इस्तीफा भेज चुके हैं, लेकिन उनका नाम अब भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की सूची में है। ऐसे में सवाल है कि क्या जांच में दोषी पाए जाने के बाद भी उन्हें हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ये अपनी तरह का पहला मामला है जिसमें इस्तीफा देने के बावजूद जज के खिलाफ जांच हुई और अब उन्हें हटाने के प्रस्ताव की संभावना पर चर्चा हो रही है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि जनता जानना चाहती है कि जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास से इतनी बड़ी मात्रा में नकदी कहां से आई। महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक पिछले साल मार्च में सरकारी आवास से नकदी मिलने के बाद उन्हें इस्तीफा देने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने तब इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। अब बात हर घर तिरंगा अभियान की। आज इंडिया गेट से कर्तव्य पथ तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की अगुवाई में निकली इस यात्रा में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस स्वयंसेवक और आम लोग शामिल हुए। वंदे मातरम के उद्घोष और हाथों में तिरंगा लिए लोगों ने देशभक्ति का संदेश दिया। ये यात्रा केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित की गई। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ और आपको तस्वीरें दिखाएं तो आपको नजर आएंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उनके साथ में है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और साथ में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा। और दोनों तरफ आप देखेंगे तो दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं परवेश वर्मा है और साथ में रविंद्र इंद्राज है, मनिंदर सिरसा है और आशीष सूद, तमाम जो यहाँ पर मंत्री हैं वो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सैकड़ों स्कूली बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं क्योंकि मौका ही इतना बड़ा है। 80वां स्वतंत्रता दिवस देश जो है मना रहा है, तो ऐसे में देश के किसी भी कोने में आप चले जाइए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपको इसी तरह से देशभक्ति जो छटा है वो नजर आएगी। देश की राजधानी दिल्ली में भी इस वक्त जो है भक्तिमय माहौल बना हुआ है। आज़ादी का ये उत्सव हर युवा, हर जवान, हर महिला, हर बुजुर्ग के साथ जुड़ा है। हमारी भावना का प्रतीक है। तिरंगा हमें सम्मान, स्वाभिमान और भारत को एक साथ लेकर चलने का प्रतीक है। और आज़ादी के 80वें वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वंदे मातरम जब लाल किले की प्राचीर से गाया जाएगा तो एक विकसित भारत का संकल्प हम सभी युवा मिलकर लेंगे।
सत्ता में आगे बढ़ते हैं एक और बड़े मुद्दे के साथ, जिसको लेकर सरकार सवालों के घेरे में है। विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है। इसकी एक झलक आज भी संसद परिसर में देखने को मिली, जब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर नारेबाजी की, पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। संसद भवन के मकर द्वार पर विपक्ष ने चंदा चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठाया। वहीं राम मंदिर से जुड़ा बड़ा अपडेट अयोध्या से भी है, जहां राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ की चयन प्रक्रिया आखिरी चरण में है। कल 10 उम्मीदवारों का इंटरव्यू हुआ था, आज भी 8 उम्मीदवारों से सवाल जवाब हुए। कुछ पॉइंट में आइए आपको बताते हैं अब तक सीईओ चयन प्रक्रिया में क्या हुआ है। कुल 18 आवेदकों से 34 सवालों वाला गूगल फॉर्म भरवाया गया है। इसमें उम्मीदवारों की व्यक्तिगत जानकारी और भाषा दक्षता से जुड़े 9 सवाल पूछे गए हैं। नाम, जन्मतिथि, उम्र, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल की जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दक्षता की भी जानकारी मांगी गई है। शैक्षणिक और पेशेवर अनुभव को चयन प्रक्रिया में खास महत्व दिया गया है। उम्मीदवारों से ग्रेजुएशन से लेकर पीएचडी तक की उच्चतम शैक्षणिक योग्यता बताने को कहा गया है। आवेदन करने वालों को यह भी बताना था कि वो सेवारत हैं या सेवानिवृत्त। नई जानकारी के अनुसार जल्द सीईओ के नाम को फाइनल किया जाएगा। जब से सीईओ उम्मीदवारों का इंटरव्यू हो रहा है, सबसे ज्यादा चर्चा उन सवालों की हो रही है जो पूछे जा रहे हैं। इस पर हमने प्रश्न पत्र तैयार किया है। ये पूछा गया है कि क्या वो शिखा रखते हैं, क्या जनेऊ धारण करते हैं, उम्मीदवार शुद्ध शाकाहारी हैं या मांसाहारी, शराब का सेवन करते हैं या पूर्णतः शराब से दूर रहते हैं, वो खुद को कट्टर हिंदू या आस्थावान हिंदू मानते हैं, क्या हिंदू धर्म के अनुरूप पोशाक पहनने में सहज होंगे। प्रशासनिक अनुभव को लेकर भी कई सवाल थे। उन्होंने कहां काम किया है और कितनी बड़ी भीड़ संभाली है। बड़े स्तर पर क्राउड मैनेजमेंट का अनुभव है या नहीं है। प्रत्येक उम्मीदवार का इंटरव्यू करीब 1 से 1.5 घंटे तक चला है। सभी 18 उम्मीदवार पहले ही ऑनलाइन इंटरव्यू के पहले दौर से गुजर चुके हैं। ऐसे में इसे इंटरव्यू का दूसरा राउंड कहा जा सकता है, जो अयोध्या राम मंदिर परिसर में आमने सामने बैठकर हुआ। राम मंदिर के लिए विजन और वर्क प्लान पर भी सवाल पूछे गए। इंटरव्यू का फोकस सिर्फ प्रशासनिक क्षमता नहीं, बल्कि आस्था, व्यवहार, नेतृत्व और विजन पर भी रहा। अब आपको कुदरत के आफत काल का एक वीडियो एल्बम दिखाते हैं, जिसमें तबाही है और कदम कदम पर जान का संकट है। ये मूसलाधार मुसीबत ऐसे पहाड़ी राज्य पर टूटी है जहां कई न्यूज़ मित्रों के फेवरेट हिल स्टेशन हैं, यानी हिमाचल प्रदेश। वो जगह जहां इंसानों ने पहाड़ों का सीना खोदकर विकास के नाम पर बड़े बड़े होटल और घर बनाए हैं, लेकिन अब कुदरत उनसे अपनी ज़मीन वापस मांग रही है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बारिश, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीरें आई हैं। ऐसे ही 7 वीडियो हम आपको दिखाते हैं, जिसमें एक अलार्म भी है कि मॉनसून में पहाड़ों से उचित दूरी बनाए रखें। पहले आपको किन्नौर के छोटे से समीप नाले की तस्वीर दिखाते हैं, जो आम दिनों में शांत रहता है, लेकिन देखिए बारिश के बाद कैसे उसमें तूफानी ताकत आ गई है, जिसमें कुछ भी टिकना नामुमकिन है। ये तस्वीर इसलिए भी डराने वाली है क्योंकि पानी का बहाव इतना प्रबल है कि इसमें बड़े बोल्डर और पत्थर भी बहते हुए दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर लाहौल स्पीति के एक गांव की है, जहां बादल फटने से मुंची और चौपर नाला बड़ी तबाही मचाने के लिए तैयार है। इस सैलाब की वजह से क्षेत्र में भारी नुकसान हो चुका है। पुल बह गए हैं, रास्ते कट गए हैं और पानी का रूप इतना रौद्र है जिसमें बड़े बड़े पत्थर तिनके की तरह बहते हुए दिख रहे हैं। हिमाचल में लगातार अब चंद्रभागा नदी भी लोगों को डरा रही है। हालत यह है कि इस नदी पर जोबरंग पुल पानी में डूब चुका है। 2 तस्वीरें देखिए, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे चंद्रभागा नदी का स्तर भयानक तरीके से बढ़ रहा है। ब्यास नदी का भी डरावना हाल है, जिसका जख्म इस वक्त हिमाचल के गोशाल गांव के लोग महसूस कर रहे हैं। दूसरे बड़े रास्तों से ना गुजरना पड़े, इसके लिए लोगों ने गोशाल बाहंग को जोड़ने वाली एक अस्थायी पुलिया बनाई थी, जिसका नामो निशान कल शाम ब्यास नदी ने मिटा दिया। हिमाचल में लगभग सभी नदियों की स्थिति ऐसी ही है। सतलज नदी भी इस वक्त जबरदस्त उफान पर है और जिन इलाकों से ये होकर गुजरती है, वहां के लोग इस नदी का बहाव देखकर दहशत में हैं। बड़ी मुसीबत यह है कि बारिश के बाद पहाड़ों से सिर्फ पानी ही नीचे नहीं आ रहा, बल्कि बड़ी मात्रा में मलबा भी शामिल है। ऐसी ही हालत इस वक्त हिमाचल के जलमा नाले की है, जो पिछले वर्ष की तरह इस बार भी लोगों को मॉनसून का दर्द दे रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। इससे न सिर्फ नदियां और नाले उफान पर हैं, बल्कि चट्टानें भी लोगों पर मौत बनकर टूट रही हैं। सोलन में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां चलती कार पर पहाड़ का एक हिस्सा गिर गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए।
ये सारे वीडियो अपने आप में एक चेतावनी है। अगर आपने भी पहाड़ों पर जाने का कोई प्लान बनाया है तो फिलहाल उसे कुछ दिनों के लिए टाल दीजिए। इसकी एक और वजह है, पूरे हिमाचल में बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 259 सड़कें बंद हैं। अलग अलग जिलों में अब तक इस मॉनसूनी सीजन में कुल 160 लोगों की मौत हो चुकी है और 257 लोग घायल हुए हैं। सरकार की स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार करीब 900 संपत्तियों और सार्वजनिक निर्माणों को नुकसान हुआ है। 886 करोड़ रुपए की संपत्ति बर्बाद हो चुकी है, लेकिन संकट अब भी टला नहीं है, क्योंकि हिमाचल के चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट जारी है। पहाड़ों पर बारिश से मूसलाधार मुसीबत आ गई है। यूपी के नोएडा से आए एक वीडियो को लेकर मूसलाधार सियासत हो रही है। ये वीडियो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जहां मंगलवार को तेज बारिश के बाद पानी भर गया। ये पानी टर्मिनल और पार्किंग को जोड़ने वाले रास्ते पर भरा था। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी तुरंत एक्शन में आई और पानी निकालने का काम शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही इसके वीडियो वायरल हुए, नोएडा एयरपोर्ट पर सियासत की लैंडिंग होने लगी। विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर सवाल और कटाक्ष की बारिश शुरू कर दी। अखिलेश यादव ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए पूछा, क्या अब एयरपोर्ट पर नाव चलेगी? इसके साथ उन्होंने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार वाले आरोप भी लगा दिए। अखिलेश यादव के अलावा कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से नोएडा एयरपोर्ट की कुछ तस्वीरें पोस्ट की गई हैं और सीधे प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिखकर कटाक्ष किए गए हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी लिखा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो लगभग 11,200 करोड़ रुपए की लागत से बना है, जिसका उद्घाटन महज 6 महीने पहले प्रधानमंत्री ने किया था। पहली बारिश में ही सरकार के भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण की पोल खोलता हुआ नजर आया है। आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पानी वाला सियासी कलेश संसद परिसर तक भी पहुंच गया। एक रील इस पर भी देखिए। आप एयरपोर्ट बना रहे हो, पानी भर गया उसमें, एक्सप्रेसवे बना रहे हो, गड्ढे हो रहे हैं आपके पास, आप क्या कर रहे हो? आज हमने देखा कि जो नया जेवर एयरपोर्ट बना था, किस तरह से उसमें पूरा पानी पानी भर गया है। हमें देखा कि किस तरह कानपुर एक्सप्रेसवे है, भ्रष्टाचार के किस तरह वो भी बलि चढ़ा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो एक जो खूबी रही है 10 सालों में, ये यही रही है कि भ्रष्टाचार हर विभागों में पूरी तरह से अंदर घुस गया है। अब विपक्ष के इन आरोपों का जवाब देने के लिए जेवर से बीजेपी विधायक धीरेन्द्र सिंह सामने आए हैं। उन्होंने नोएडा एयरपोर्ट से ही एक वीडियो शूट किया और ये कहा, जिन्हें जेवर का विकास नहीं दिखता, उन्हें सिर्फ गड्ढे और पानी नजर आता है। जिन लोगों को गड्ढे नजर आते हैं और जो ऐसी कमियां खोजते हैं, उन्हें इस जेवर का विकास नजर नहीं आ रहा। आपके समय में तो जेवर में एयरपोर्ट आया नहीं। आपके समय में तो हमारी प्रदेश की इकोनॉमी दूसरे नंबर पे नहीं पहुंची। आपके समय में तो भ्रष्टाचार होता था, सड़कों पर गुंडा राज होता था। हमारी समझ में आ रहा है, लोगों की समझ में आ रहा है, आपकी चिंता एयरपोर्ट पर भरा पानी नहीं है, बल्कि आपकी चिंता है ये जेवर एयरपोर्ट कैसे बन गए। सत्ता में आगे बढ़ते हैं जेन ज़ी से जुड़ी खबरों के साथ, जिनकी चर्चा पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में हो रही है। आज पीएम मोदी ने जेन ज़ी को नया संदेश दिया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स के विमोचन का अवसर था। इस दौरान पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन, संघर्ष और सादगी की तारीफ की। उन्होंने इस कार्यक्रम में युवा पीढ़ी को आत्मकथाएं पढ़ने के साथ साथ विशेष संदेश दिया। आप सुनिए। मैं खास करके युवा पीढ़ी से आग्रह करूंगा, रील का जमाना है। सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर आपको खींच के कहीं कहीं ले जाते हैं। इस शॉर्टकट के युग में भी एक बात हम जरूर याद रखें, रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ होता है। कुछ लोगों को पटरी पर कूद करके जाने की आदत होती, ब्रिज पर नहीं जाते, तो वहां लिखा होता है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट।
और अगर शॉर्टकट के रास्ते से भी कहीं बाहर निकलना है तो मैं नौजवानों को कहूंगा, आपको जिसका भी पसंद हो ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ें। हर तरफ जेनजी की बात हो रही है। आज वर्ल्ड यूथ डे है, इस पर जेनजी की सत्ता का नंबर गेम भी हमने तैयार किया है। आप इस नंबर गेम से जेनजी की शक्ति को समझ सकते हैं। वैसे भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनजी आबादी वाला देश है। देश में जेनजी की कुल अनुमानित संख्या 40 करोड़ 70 लाख है। ये देश की आबादी का लगभग 28% है। इतना ही नहीं, पिछले 3 वर्ष में जेनजी का वर्क फोर्स डबल हो गया है। 2023 में 13% था, जो 2026 में बढ़कर 26% हो चुका है। इस हिसाब से देश का हर चौथा कर्मचारी जेनजी है। बाजार पर कब्जे की बात करें तो जेनजी की खर्च क्षमता देश के कुल उपभोक्ता खर्च का 43% है। नंबर में बात करें तो ये लगभग 71 लाख करोड़ रुपए है। जेनजी की खर्च क्षमता को लेकर अनुमान है 2030 तक करीब 124 लाख करोड़ रुपए ये हो जाएगा। वहीं वर्ष 2035 तक जेनजी की खर्च क्षमता बढ़कर 190 लाख करोड़ रुपए हो सकती है। सियासत में जेनजी की खूब चर्चा हो रही है, तो वोटिंग पावर का नंबर वाला ट्रेलर भी आपको देखना चाहिए। 2026 में कुल मतदाताओं का 29.2% जेनजी है। जेनजी मतदाताओं की संख्या 20 से 22 करोड़ मानी जा रही है। 2029 में लोकसभा चुनाव होने हैं, उस वक्त तक 38 करोड़ आबादी का अनुमान है।